Hello students, today we are moving with last topic of the lesson national income, and the topic is difficulties in the measurement of national income. अभी there are various difficulties in the measurement of national income और इसे हमने दो categories में divide किया है. One is theoretical difficulties and second one is practical difficulties. Let's go to the theoretical difficulties first. Difficulties in the measurement of national income. There are various difficulties in the measurement of national income, and first is A point is theoretical difficulties, जिसे आप conceptual difficulties भी कहते हैं. उसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स. अभी ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब हम लेते हैं पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा. अभी इसका मतलब क्या है कि ये नेशनल इनकम में लेना है या नहीं लेना है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. लेकिन यहाँ आपको ये एज्यूम करना है कि इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स को आप नेशनल इनकम में नहीं लेते हो. क्यों नहीं लेते हो? बिकॉज ऑन द वन हैंड दे आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, यानी कि जिसको पेंशन मिल रहा है उसके लिए ये इनकम है. लेकिन ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट के लिए ये एक्सपेंडिचर है और इसमें किसी तरह का कोई भी गुड्स या एसेट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं. इसीलिए आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर. सो फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट. इंडिविजुअल गेट्स पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा. But whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. On one hand, they are a part of individual income, and on the other hand, they are the part of government expenditure. यानी कि एक का इनकम है, दूसरे का खर्चा है. Hence, these transfer payments are not included in the national income. सेकेंड आता है हमारा इलीगल इनकम. अभी इलीगल इनकम क्या है? जैसे गैम्बलिंग से आने वाला पैसा, ब्लैक मार्केटिंग से आने वाला पैसा, चोरी स्मगलिंग करके आने वाला पैसा. अभी इस तरह के पैसे का हम लोग नेशनल इनकम में मेजरमेंट इसको नहीं करते हैं. दैट मीन्स इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम दीज इलीगल इनकम जनरेटेड शुड नॉट बी एडेड. सो आपको ये याद रखना है, इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट कि इसे हमने ऐड करना है या नहीं करना है. लेकिन आपको याद रखना है कि हम लोग इसे ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के अंदर. थर्ड आता है अनपेड सर्विसेज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. हम लोग जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ पेड गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करते हैं. For the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. However, there are a number of unpaid services which are not accounted for in the calculation of national income. Example दिया है, services of housewives, services provided out of love, affection, mercy, sympathy, charity, etc. are not included in the national income. For example, a mother is teaching her kids. आप उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, उसकी सर्विस को काउंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है. सो अनपेड सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में मेजर नहीं करते. फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अभी जितने भी आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स को, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लोग अपने खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं. ख़ास तौर पे फार्मिंग में और अलाइड एक्टिविटीज़ में फार्मर्स या बाकी लोग जो अलाइड एक्टिविटीज़ में भी काम कर रहे हैं वो उसका कुछ हिस्सा, प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं और उसे हम नेशनल इनकम में का मेजरमेंट नहीं कर पाते. द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट. Hence, it is not accounted for the national income. Fifth point is income of foreign firms. IMF ये कहता है कि फॉरेन फर्म्स की इनकम को नेशनल इनकम में मेजर किया जाना चाहिए. लेकिन फर्म एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्शन वर्क करती है, पेमेंट्स वो अपनी फॉरेन में ऐड करती है, फॉरेन की अपनी कंट्री जहाँ पर से उनका मेन ओरिजिन है वहाँ पर ऐड करती हैं. तो यहाँ पर IMF ये कहता है कि आपको अपनी कंट्री के अंदर उनकी इनकम को नेशनल इनकम में मेजर करना है.
Sixth is valuation of government services. गवर्नमेंट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन, हेल्थ है। इन सब के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन इन सर्विसेज का मार्केट प्राइस पर कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रियल वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज इज़ नॉट नोन। आप हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हो तो उसका रियल में वैल्यू क्या है उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सेवंथ इज चेंजिंग प्राइस लेवल। अभी सबसे बड़ी बात है, प्राइस तो लगातार वेरिएट करता चला जाता है। मान लीजिए प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जब प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन जब प्राइसेस कम हुए हुए हैं तो नेशनल इनकम भी कम होती हुई दिखेगी। हो सकता है जब आपको नेशनल इनकम कम होती हुई दिख रही है, एक्चुअल में उस टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, लेकिन क्योंकि प्राइस लेवल डाउन है तो आपको नेशनल इनकम भी कम दिखती है। डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम also arise due to the change in the price levels. For example, when the price level rises, the national income may show an increase even though the production may have decreased. Also, when the price level falls, the national income may show a decrease even though there may be an increase in the production. तो हमने 7 पॉइंट्स बेटा कवर किए अंडर द थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज नाउ। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज कहते हैं, इन प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज अराइज इन द कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। सम ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग। इट अराइजेज फ्रॉम द फेलियर टू डिस्टिंग्विश properly between a final and an intermediate product. For example, the flour used by the bakery is an intermediate product and that by a household it is a फाइनल प्रोडक्ट। बेकरी वाला ऑब्वियसली ब्रेड बनाता है तो उसके लिए आटा क्या है, इंटरमीडिएट है, और हमारे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि किस प्रोडक्ट को हम इंटरमीडिएट माने और किसे फाइनल माने। सेकेंड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। आपको पता है अभी भी ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मनी वाइज एक्सचेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, इन इंडिया स्पेशली in rural areas there exists the non-monetized sector, agriculture still being in the nature of subsistence farming. A major part of production is partly exchanged for other goods and services. यानी कि गांव एरिया में लोग अभी भी चीज़ों का बाटर एक्सचेंज कर लेते हैं, इसीलिए उसका भी मेजरमेंट नेशनल इनकम में नहीं हो पाता। थर्ड इज इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। Adequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animal husbandry, forestry, construction work, small enterprises, etc. are not available. मिलता ही नहीं है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग खुद का कोई भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। सो यहाँ दिखाया है, besides this data on unearned income, consumption and investment expenditure of rural and urban population are not available. यानी कि ये लोग ये अपनी इनकम को, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता। सो हमें एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं मिलती है जो हम मेजर करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट, क्योंकि आप उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो। नाउ देयर आर नो यूनिफॉर्म, कॉमन और accepted standard rate of depreciation available to the various capital assets। यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है डेप्रिसिएशन का जिसे यूज़ किया जाए। thus it becomes very difficult to correctly deduct the depreciation। फिफ्थ इज कैपिटल गेन्स और लॉसेस। कहते हैं कैपिटल गेन्स और लॉसेस जो प्रॉपर्टी ऑनर्स को होते हैं बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट्स, or because of change in demand, they are not included in the national income because these changes do not result from the current economic activities। तो हमें इसे मेजर नहीं करते हैं। सिक्स्थ इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस।
Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production, so they cannot give accurate information about the quantity or the value of their output. अगर वो लोग बनाते ही नहीं हैं अकाउंट्स, उनको पता ही नहीं है हमने अकाउंट्स बनाने हैं, हमें रिकॉर्ड बनाने हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते. तो नेशनल इनकम मेजर करने में हमें इनके बारे में कि उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है कोई भी डाटा नहीं मिल पाता है. Seventh is difficulties in the classification of working population. In India, working population is not clearly defined. For example, farmers in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupation. हमारे देश में आपको पता है फार्मिंग है तो पूरा साल फार्मर्स काम नहीं करते हैं, कुछ महीनों के लिए काम करते हैं और कुछ महीने वो किसी और काम में लग जाते हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं. सो इन सच केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. और जो वो अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में जाते हैं उसके बारे में भी कोई भी रिकॉर्ड अपने को नहीं मिल पाता है. सो यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऑक्यूपेशन से उन्होंने कितना अर्निंग किया. Then valuation of inventories. Raw materials, intermediate goods, semi-finished goods, finished goods in the stock of the producers are known as inventories. Any mistake in measurement of the value of inventory will distort the value of the final production of the producer. Therefore, valuation of inventories require careful assessment. बोलते हैं कि इन्वेंट्रीज को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑब्वियसली अगर छोटी सी भी गलती हुई इन्वेंट्रीज़ की मेजरमेंट में, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स कितने किए हैं, सेमी फिनिश कितने किए हैं, फिनिश कितने का है, उन सब का मेजरमेंट में अगर कोई गलती होता है तो उसका असर नेशनल इनकम की मेजरमेंट पे भी जाता है. सो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के अंदर हमने 8 पॉइंट कवर किए और थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ के अंदर हमने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं. सो स्टूडेंट्स, go through this lecture very well twice and thrice and prepare your answer. Thank you very much.